नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी का हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ईस्ट एडवाइस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछले बहुत दिन से मैं कंटिन्यू हो नहीं पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा एक एक्सीडेंट की वजह से मुझे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगा, तो इसलिए मैं वो यूट्यूब पे कंटिन्यू हो नहीं पाया। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज डिस्कस करेंगे। टोटल हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के द्वारा ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम जैसे असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, असम पुलिस और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है, सुना है एसएससी का, एमटीएस का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उनमें भी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी हो सके यहाँ से मतलब जो हम लोग एक्स्ट्रा जो टॉपिक पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वो भी आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है, और कोशिश करेगा हम लोग जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देंगे, वो सारा क्वेश्चन का आंसर खुद करने के लिए कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पे है, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा नदी के सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन सा है इनमें से। ट्रिब्यूटरी का मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि शाखाएँ जो होता है उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट, दोनों भी एक ही है, तो वो आंसर होगा यमुना। बाकी जो ये तीनों जो नदी है, ये तीनों भी गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज है। और यमुना नदी जो है गंगा नदी के सबसे बड़ा और लंबा ट्रिब्यूटरी है, नदी भी बोल सकते हैं। यमुना नदी जो है गंगा नदी के सबसे बड़ा या फिर लंबा ट्रिब्यूटरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए यमुना। याद रखिएगा, ऐसा भी ये जो बीच बीच में हम लोग एक्स्ट्रा जो डिस्कस करते हैं वो भी आप लोग नोट करके रखिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो तीनों क्वेश्चन जो है, ये तीनों ऑप्शन जो है अलकनंदा और कोशी गोमती, ये इनमें से एक भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से गंगा नदी के कौन सा ट्रिब्यूटरी है बोल के आ सकता है क्वेश्चन में। तो इसलिए ये तीनों भी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे है, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी कौन सा है, लंबा नदी कौन सा है या फिर शाखा कौन सा है। ऑप्शन ए द सुबनसिरी, ऑप्शन बी द बरौली, ऑप्शन सी द धनसिरी, ऑप्शन डी द टुनी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए द सुबनसिरी। सुबनसिरी जो है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे लंबा शाखा बोल सकते हैं, या फिर लंबा ट्रिब्यूटरी भी बोल सकते हैं। और यह ऑप्शन डी जो है द टुनी, तो ये टुनी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे छोटा मतलब शॉर्टेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी के। ठीक है, टुनी नदी। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, यहाँ पे रिवर्स होगा, फ्लोस इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो इनमें से कौन सा नदी बे ऑफ बंगाल पे जाके गिरता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन रख सकते, या फिर बे ऑफ बंगाल भी आ सकता है, या फिर ईस्टर्न घाट भी हम बोल सकते हैं। तो ईस्टर्न घाट हम सभी को पता है कि ईस्टर्न घाट जो है, यहाँ पे देखिए ये है भारत के मैप, ये है भारत के नीचे वाला जो मैप है वो है। तो इस साइड में है ईस्टर्न और इस साइड में है वेस्टर्न। तो जितना भी नदी ये इस साइड में गिरता है, तो ये जो सागर है इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी भी बोलते हैं। तो इस यहाँ पे जितना भी आके गिरता है नदी, उनको ईस्टर्न घाट भी बोल सकते हैं, या फिर बे ऑफ बंगाल पे कौन सा नदी जाके फ्लो होता है वो भी बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कौन सा नदी, इनमें से कौन सा नदी ईस्टर्न घाट में जाके पड़ता है या फिर बे ऑफ बंगाल पे जाके पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। द गोदावरी, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, ये तीनों नदी भी बे ऑफ बंगाल पे जाके गिरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी।
तो जैसे कि मैंने अभी अभी मैप में डाला है कि यहाँ ईस्टर्न घाट इसको कहते हैं, और इस साइड को ईस्टर्न घाट कहते हैं, और इस साइड को वेस्टर्न घाट कहते हैं, और इस साइड को अरेबियन सी होता है ये साइड में, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा नदी अरेबियन सी पे गिरता है, जो या फिर वेस्टर्न घाट पे पड़ता है, तो ऐसा भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। तो वेस्टर्न घाट फ्लो ऐसा भी आ सकता है, तो याद रखिएगा इनमें से ऑल ऑफ द अबव जो है, द नर्मदा, द तपी, द साबरमती, तीनों जो नदी है, ये तीनों भी अरेबियन सी पे आके गिरता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रिवर, जैसे लॉन्गेस्ट में अगर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट, इन चारों में से सबसे लॉन्गेस्ट है ब्रह्मपुत्र, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है, भारत के सबसे लंबा नदी कौन सा है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा गंगा। ठीक है। तो गंगा नदी जो है भारत के सबसे लंबा नदी है, और ब्रह्मपुत्र जो है वो गंगा से लंबा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो वो चाइना पे भी गिरता है, चाइना से शुरू होता है, तिब्बत से शुरू होके आता है, तो फिर उसके बाद बांग्लादेश में एक अच्छा खासा एरिया कवर करता है, तो उसके वजह से मतलब भारत में उसका जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो टर्म है वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है गंगा नदी से, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आंसर जो है गंगा होगा। ठीक है। तो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से लंबा है, मतलब भारत में। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। याद रखिएगा, बॉर्डर लाइन भी हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कौन से देश के बॉर्डर को क्या नाम देता है, क्या नाम है, वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे स्पेशली हमारे इंडिया के। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, बांग्लादेश के बॉर्डर का, बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर लाइन के नाम क्या है, तो यहाँ पे आंसर होगा रेड क्लिफ। रेड क्लिफ दो देशों के बीच में है, जैसे इंडिया बांग्लादेश के बीच में है, बॉर्डर के नाम रेड क्लिफ है, और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के नाम भी रेड क्लिफ है। ठीक है। और पाक स्टेट जो है, जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो लाइन है उसको पाक स्टेट कहते हैं, और इन द मैकमोहन लेन जो है वो इंडिया चाइना के बीच में है। ये भी नोट करके रखिएगा, मैकमोहन जो है इंडिया चाइना के बीच में है, मतलब इंडिया चाइना के बॉर्डर को मैकमोहन बोलते हैं। और दुरंत लाइन जो है, दुरंत लाइन इंडिया अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है, एक छोटा सा बॉर्डर है इंडिया और अफगानिस्तान के, जो कश्मीर के अपर साइड में गिरता है, तो उस साइड में वो जगह को, मतलब वो बॉर्डर लाइन को दुरंत लाइन बोलते हैं। और दुरंत लाइन इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन को भी दुरंत लाइन बोलते हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन को भी दुरंत लाइन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो हम लोग को मिल गया, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए रेड क्लिफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज आर लोकेटेड एट अरुणाचल प्रदेश। तो पासेस भी हम लोगों को जानना जरूरी है कि कौन सा पासेस कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी पे स्थित है, वो भी हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा पासेस या फिर पास जो अरुणाचल प्रदेश पे है। ऑप्शन ए पंगसो पास, ऑप्शन बी बुमला पास, ऑप्शन सी तुंगा पास, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो पंगसो पास वो भी अरुणाचल प्रदेश पे है, बुमला पास भी अरुणाचल प्रदेश पे है, और तुंगा पास भी अरुणाचल प्रदेश पे है। याद रखिएगा, इन तीनों क्वेश्चन में, इन तीनों ऑप्शन में से एक भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, हु बिल्ड द अग्निगढ़ एट तेजपुर। तो हमारे असम के स्पेशली जितना भी मोनूमेंट्स है, तो वो सारा मोनूमेंट्स कौन सा मोनूमेंट्स कहाँ पे है वो भी जानना ज़रूरी है, और कौन सा मोनूमेंट किन्होंने बनाया था वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अग्निगढ़ जो तेजपुर पे है वो किन्होंने बनाया था। ऑप्शन ए भास्कर बर्मन, ऑप्शन बी नरकासुर, ऑप्शन सी वनासुर, ऑप्शन डी सुखफा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी वनासुर।
तो बनासुर ने अग्निगढ़ तेजपुर पे बनाया था। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस किया था कि बनासुर नरकासुर का कॉन्टेम्पोररी है। जब नरकासुर कामरूप पे थे तब बनासुर तेजपुर पे राज करता था, राजा था। ठीक है, सुनीतपुर पे। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, हु बिल्ड द गोरखिया दौल एट जोरहाट। तो गोरखिया दौल, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कौन सा आंसर होगा वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मतलब कौन सा मोनूमेंट कहाँ पे है और किन्होंने बनाया है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली हमारे असम के। तो यहाँ पे आंसर होगा गोरखिया दौल कहाँ पे है, जोरहाट पे है, और किन्होंने बनाया था अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा प्रताप सिंह। स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने गोरखिया दौल बनाया था जोरहाट पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ नवाब। तो सिटी ऑफ, जैसे हर सिटी का एक टाइटल होता है, बहुत सारे सिटी का टाइटल होता है, असम के टाउन के टाइटल भी होता है, और हमारे देश के जो भारत के जो पॉपुलर जो सिटी है उन सिटी का भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ नवाब, यहाँ इनमें से कौन से सिटी को बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। तो लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब भी बोला जाता है। और एक पॉइंट मैं आपको बोल देता हूँ कि अलीगढ़ को सिटी ऑफ लॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे अलीगढ़ पे सबसे ज़्यादा मतलब ताला बनाया जाता है, तो इसलिए अलीगढ़ को सिटी ऑफ लॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिटी ऑफ नवाब्स, इसका आंसर होगा लखनऊ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड एज द इटर्नल सिटी ऑफ इटर्नल रोमांस इन असम। तो सिटी ऑफ इटर्नल रोमांस हमारे असम के कौन से टाउन को या फिर सिटी को बोला जाता है। ऑप्शन ए तेजपुर, ऑप्शन बी सिलचर, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी डिब्रूगढ़। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए तेजपुर। देखिए, सिटी ऑफ इटर्नल रोमांस भी आ सकता है, या फिर सिटी ऑफ इटर्नल लव भी आ सकता है। तो दोनों भी आंसर होगा, तेजपुर होगा। और सिलचर जो है सिटी ऑफ लव है, खाली मतलब सिर्फ सिटी ऑफ लव है सिलचर। और डिब्रूगढ़ को हम सभी जानते हैं कि टी सिटी ऑफ इंडिया, वो डिब्रूगढ़ को जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे है, अंडर व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द फॉलोइंग द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कौन से अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया था। ऑप्शन ए 7th, ऑप्शन बी 42nd, ऑप्शन सी 44th, ऑप्शन डी 52nd। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 42nd। तो 42वें संशोधन में भारत के फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था हमारे संविधान में। तो और 2-3 पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से देश से एडॉप्ट किया गया था, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा रशिया होगा, रशिया। तो रशिया को सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। तो रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडॉप्ट किया गया था। और 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, अगर क्वेश्चन आता है तो 1976 होगा। ठीक है, 1976 होगा। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है, अगर क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रेफर करता है, आर्टिकल 51A। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड किया गया है, पार्ट 4A। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे है, हाउ मेनी रीट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में कितना रीट्स है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 5। भारत के संविधान में कुल 5 रीट्स है। ठीक है, जैसे हिबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोररी,
वैसे वो सारा रीड्स जो है वो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो वो सारा रीड्स आप लोग या फिर गूगल पे जाके सर्च करके लिख सकते हो अलग सा पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा रीड्स हमारे संविधान में है, अगर नाम आ सकता है तो वो पांचों रीड्स जो है वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को स्पेशली, तो इसलिए आप लोग नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे है विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप सभी जानते हैं कि एक एग्ज़ाम में इनकरेक्ट आ सकता है, तो इनकरेक्ट आ सकता है कभी कभी, या फिर नॉट आ सकता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि एग्ज़ाम में जो जैसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और जो कीवर्ड है इनकरेक्ट जो है यहाँ पे कीवर्ड है, इसी वर्ड से पूरा क्वेश्चन को पूरा चेंज कर सकता है, आंसर को पूरा चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इन चारों में से, ये चारों स्टेटमेंट जो है, चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट मतलब इनकरेक्ट है। Option A, the president is the head of state. Option B, the prime minister is the head of government. Option C, the governor of a state is appointed by the chief minister of a state. The chief justice of India, the chief justice of the Supreme Court is appointed by the president. ठीक है, तो प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ये करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, वो भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी जो है द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गवर्नर को प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जब या फिर अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही देता है गवर्नर को। तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो है ऑप्शन सी, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जो है ये क्वेश्चन जो है कभी कभी कन्फ्यूज़ कर देता है। हम सब भी जानते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल अगर क्वेश्चन होता है तो आंसर होता है माउंटबेटन होता है, कभी कभी हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ये लास्ट गवर्नर बोला गया है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अगर बोलते तो आंसर होता माउंटबेटन होता। लेकिन भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो आंसर होता है चक्रवर्ती राजागोपालाचारी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चक्रवर्ती राजागोपालाचारी जो है वो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल है, और वो पहला भारतीय है जो गवर्नर जनरल पोस्ट में काम किया है, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया का सबसे लास्ट गवर्नर जनरल कौन है अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होता है लॉर्ड माउंटबेटन होता है। तो अगर इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था अगर क्वेश्चन आता है, वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो आंसर होगा चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 पे है इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। तो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक बार डिवाइड हुआ था, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक मॉडरेट पार्ट में पार्टी, और दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, ठीक है। तो कौन से साल पे दोनों डिवाइड हो गया था, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से साल पे डिवाइड हुआ था, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1907, ठीक है। 1907 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट पे कौन था, लाल बाल पाल, जैसे हम लोग जानते हैं कि बिपिन चंद्र पाल, लाल बहादुर शास्त्री और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट पे थे। और मॉडरेट पे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थे, वैसे बहुत सारे थे, जैसे
थोड़ा बुजुर्ग मतलब किस्म के जो लीडर्स थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो लीडर्स थे वो सारा मॉडरेट पे थे। ठीक है, तो 1907 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट पे डिवाइड हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो भारत स्वाधीन होने के टाइम पे ब्रिटेन के या फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन था? ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी सर चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी सर लॉर्ड मोंटेगो। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली भारत के स्वाधीन होने के टाइम पे यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो जितना भी बहुत सारा रिवॉल्यूशन है वो भी हम लोग को जानना है कि कौन सा रिवॉल्यूशन के फादर कौन सा है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हीरालाल चौधरी जो है वो फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन हीरालाल चौधरी को बोलता है, या फिर फादर ऑफ ब्राउन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं हीरालाल चौधरी को। और एम.एस. स्वामीनाथन हम सभी जानते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सैम पित्रोदा जो है फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन, सैम पित्रोदा को जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन को भारत के व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ चिपको मूवमेंट। तो मूवमेंट का भी हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में शुरू हुआ था। ये घास को नहीं काटने के लिए या फिर पर्यावरण को रोकने के लिए, अच्छा रखने के लिए चिपको मूवमेंट शुरू किया था उत्तराखंड में। तो जिन्होंने ये पहले शुरू किया था उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो इसलिए चिपको मूवमेंट के फादर ऑफ चिपको मूवमेंट किसको जाना जाता है अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को फादर ऑफ चिपको मूवमेंट बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए विशाल तिवारी जो है फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन, विशाल तिवारी को जाना जाता है। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे है हु इज़ द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो वर्तमान भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? ऑप्शन ए अरिंदम बख्शी, ऑप्शन बी विक्रम मिश्री, ऑप्शन सी विनय कुमार क्वात्रा, ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा बी विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जो है हाल ही में उनको अपॉइंट किया गया था भारत के फॉरेन सेक्रेटरी पद में। तो वो हमारे भारत के वर्तमान फॉरेन सेक्रेटरी है। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे है व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस एवरी ईयर इन इंडिया। तो सद्भावना दिवस हर साल हमारे भारत पे कौन से दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 25 अगस्त, ऑप्शन सी 15 सितंबर, ऑप्शन डी 20 सितंबर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए 20 अगस्त। तो हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा सद्भावना दिवस कौन से लीडर को स्मरण करके मनाया जाता है अगर क्वेश्चन आता है तो राजीव गांधी होगा। तो राजीव गांधी के बर्थ एनिवर्सरी को हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में। ठीक है, कौन से तारीख को? 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे है वेयर वॉज द फर्स्ट तरंग शक्ति एक्सरसाइज हेल्ड रिसेंटली। तो तरंग शक्ति एक एक्सरसाइज है, वो हमारे इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करता है। तो पहली बार इस बार जो हुआ है तरंग शक्ति पहली बार हुआ है, मतलब फर्स्ट एडिशन हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु पे हुआ है। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जहाँ पे ऑस्ट्रिया और भी बहुत सारा कंट्री यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किए हैं इस एक्सरसाइज पे। तो तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स के एक्सरसाइज है और पहला एडिशन इसका हाल ही में हुआ है, तमिलनाडु पे हुआ है हमारे भारत पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स में कुल अभी 9 कंट्री है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा देश जो है ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, क्वेश्चन है। तो ब्राज़ील तो ब्रिक्स का मेंबर है, इंडिया भी है, और इथियोपिया हाल ही में हुआ है ब्रिक्स का मेंबर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, ठीक। और ब्रिक्स कब गठन हुआ था अगर क्वेश्चन आता है तो 2009 होगा। 2009 पे ब्रिक्स बना था। क्वेश्चन नंबर 24 पे है, व्हिच कंट्री विल होस्ट द 2024 G20 समिट। तो G20 समिट आने वाले नवंबर महीने में होने वाला है। तो एक्चुअली G20 जो है हर साल एक कंट्री मतलब पूरा साल मतलब चेयर करता है। तो इस बार जो चेयर कर रहा है वो ब्राज़ील है। लास्ट ईयर 2023 पे हमारा भारत चेयर किया था G20 को, और इस बार जो है 2024 पे ब्राज़ील कर रहा है। और G20 समिट जो है इनका मेन जो समिट नवंबर में होगा वो भी ब्राज़ील में होगा, रियो पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 25 पे है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा अगर हो सके तो। अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनका आंसर करेक्ट करेंगे और बताएंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो मॉरिशस के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन सा है। ऑप्शन ए थर्मन शनमुगारत्नम, ऑप्शन बी प्रविंद जुगनौथ, ऑप्शन सी शिरिंग तोब्गे, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।